नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जैसे कि आप सभी को ये ज्ञात है कि इस चैनल के माध्यम से ड्राइंग सब्जेक्ट की यहां पर प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत GRF, नेट या यूसेट या TGT, PGT की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला। जो कला के तत्वों के आधार पर जो हमने कल पढ़ा था, आज उसका सेकंड ये चैप्टर है। देखिए, हम बात करेंगे आज आकृति के बारे में बात करेंगे, जिसे हम रूप के अनुसार भी हम जानते हैं आकृति को रूप। आपको मैं बता दूं, किसी भी चित्र में जो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाती है वो आपकी आकृति निभाती है। बिना आकृति के किसी भी चित्र की कल्पना नहीं की जा सकती, या कहें चित्रकला के अंतर्गत बिना रेखाओं के आधार पर, या कहें स्थिति रूप में, या फिर इसको इस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं, बिना रूप के किसी भी प्रकार की चित्रकारी नहीं की जा सकती, उसका अस्तित्व शून्य होगा। क्योंकि जब कोई आकृति होगी तभी जाके उसको बनाया जाएगा। बिना आकृति के किसी भी पेंटिंग को करना असंभव है। ठीक, अब मैं अगर बात करूं इसके अंतर्गत कि आकृति और रूप वास्तव में होता क्या है, ये दोनों एक ही हैं। अब देखते हैं रेखा, रंग, तान। अब देखिए, इसमें हम जो महत्वपूर्ण चीजें इसमें रखते हैं, रेखा, रंग, तान तथा धरातली गठन का प्रयोग करते हुए चित्रतल पर किया गया अंकन ही क्या कहा जाता है, आकृति कहा जाता है। अब ये समझिए, बिना रेखा के, बिना रंग या वर्ण या तान या फिर धरातली, जिसका हम स्पेस या कहें उसको, जो आपका समतल, जो आप किसी चीज का सपोर्ट लेते हैं, उसको हम धरातल के रूप में हम यूज करते हैं। देखिए, रेखाओं के माध्यम से, छोटे छोटे बिंदुओं से या रेखाओं के माध्यम से किसी आकृति को एक स्वरूप दिया जाता है। जब आकृति को जो स्वरूप दिया जाता है तो उसके पश्चात उसमें आकृति को जो स्वाभाविक या सहज व्यक्तित्व का अगर उसको प्रदर्शन करना है तो उसमें रंग अपनी पृष्ठभूमि को तैयार करता है, या कहें बिना रंग की आकृति का मान घट जाता है या उसका अस्तित्व ना के बराबर होता है। और तान, उसमें किस प्रकार की टोन होने चाहिए, और साथ ही जो महत्वपूर्ण जो इसके अंतर्गत जिस टॉपिक पर हम करें, धरातली गठन, इन तमाम चीजों का, जैसे रेखा, तान, रंग या धरातली, इन सभी का एक बेजोड़ जब गठबंधन होगा, गठन किया जाएगा, तो चित्रतल पर किया गया जो अंकन है, किसी धरातल पर किया जाने वाला जो चित्रांकन या अंकन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आकृति। यदि आपने किसी फर्श पर किसी चौक के माध्यम से किसी आकृति को यदि उकेरा, तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण कार्य रहता है वो आपका धरातल का रहता है। बिना धरातल के किसी भी चित्र की कल्पना नहीं की जाती, ये आप सभी को पता है। और उससे महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है, धरातल है, धरातल में जो रेखाएं हम खींच रहे हैं, जो छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से किसी वस्तु को आकृति का स्वरूप प्रदान किया जाता है, तो वो क्या बनती है, रेखाएं उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब रेखाओं के माध्यम से किसी आकृति को स्वरूप दिया जाता है तो उसमें रंग का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रयोग किया जाता है। मानव जीवन का एक स्वाभाविक महत्वपूर्ण अंग जिसे माना जाता है वो रंग माना जाएगा, क्योंकि हम जो प्राथमिक कलरों के रूप में जिन कलरों को जानते हैं वो प्रकृति तौर पर विराजमान है, और हम कहीं ना कहीं मनुष्य की आंखें जो रंगों को कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करती हैं, तो वही आपका क्या है, जो तान, उसमें किस प्रकार की तानों का मतलब होता है किस प्रकार से हम उनको सेट करते हैं, उसको कंट्रीब्यूशन या कहें उसको हम किस स्ट्रेंथ पर उन रंगों को प्रयोग करते हैं, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बात करें। और धरातली की मैंने आपको बता दिया। तो इन सभी का अगर हम जब मिश्रण करते हैं तो एक अंकन तैयार होता है, जिस अंकन को हम आकृति कहते हैं। और अगर हम प्लेटो के आधार पर बात करें तो प्लेटो ने दो प्रकार की आकृतियों को बताया है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेटो के आधार पर आकृतियां कितने प्रकार की होती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, आकृतियां प्लेटो के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। एक तो आपके सक्रिय होती है और एक सहायक के रूप में हम जानते हैं, सक्रिय और सहायक के रूप में जानते हैं। इसको थोड़ा सा समझने से पूर्व थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा।
जब मैं रूप के बारे में बात करता हूं, इसको समझिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, यहीं से आपके समझ में आएगा। जब हम रूप की बात करते हैं तो रूप को थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, रूप के बिना दृश्य कलाओं का अस्तित्व ही नहीं है। जितने दृश्य कला क्या होता है, जो हमें अपनी आंखों से या दृष्टिपटल से जो दिखाई देती हैं, वो आपके दृश्य कलाएं होते हैं जो प्रत्यक्ष तौर पे दिखाई देती है। तो बिना दृश्य कलाओं का जो हम प्रदर्शन करते हैं, वो बिना रूप के उसका अस्तित्व नहीं है। रूप का निर्माण का विषय के अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे, अगर इसके निर्माण के आधार पर अगर कहें या उसके अनुसार कहें, जो आकृतियां हैं, जो आकृति मूलक होते हैं, जो आकृति को जिसको हम निर्मित कर रहे हैं, वो यथार्थ हो, जो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष है, या मूर्त हो या फिर अमूर्त, इसकी बात ये कह सकते हैं। तो ये दोनों हो सकती है। इसके अंतर्गत जितने भी चित्रकार हैं या चित्रकला की जो शैली है, उसके अंतर्गत जो अभिव्यक्ति पर यह निर्भर करता है। व्यक्ति विशेष पर इस चीज का क्या करता है, प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है। ये उसकी शैली पर आधारित होती है। तो वो किस प्रकार से रूप को निर्मित कर रहा है और रूप की किस प्रकार से उसको आयाम प्रदान कर रहा है। ठीक, इतना समझिए होंगे। अब बात करेंगे रूप की परिभाषा को। अगर हम देखें तो रूप की परिभाषा किस प्रकार से, थोड़ा सी भी समझ लीजिए। देखिए, रूप की परिभाषा अगर हम बात करें तो किसी भी वस्तु या पुंज की आकृति ही रूप होती है। किसी वस्तु को हम देखते हैं, जो अपने आंखों से देखते हैं, तो वो आपका क्या है, ये आकृति है। उस वस्तु में किसी न किसी प्रकार की आकृति लिए हुए है। अगर हम बोतल को देखते हैं तो बोतल कहीं ना कहीं अपने आप में आकृति लिए होते हैं। अगर हम सेब के दाने को देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में भी आकृति लिए हुए होती है। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे शायद मेरे ख्याल से। और यहाँ तक अगर हम बात करें, जो पुंज कहें तो उसको, जैसे हम प्रकाश के किरणों की अगर बात करते हैं, जब वो प्रिज्म से हम जब गुजारते हैं तो एक जो रेखाओं का जो प्रदर्शन होता है, वही एक पुंज की आकृति प्रदान करती हैं। और जो अंतराल के किसी भी भाग के चारों ओर क्या होती है, घेरी होती है। अगर हम किसी चीज को अगर बनाएं रूप के आधार पर, तो वो क्या होता है, किसी न किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने की जो आकृति जिस पर निर्भर करती है, कहीं ना कहीं चौतरफा आयामी रूप से घिरी हुई होती है। इसका अपना निश्चित आकार और वर्ण होता है। देखिए, अगर मैंने कहा कि इसका अपना निश्चित आकार हुआ, वर्ण की बात जो हम कर रहे हैं। अगर हम एक मोबाइल फोन देखें तो मोबाइल फोन अपने आप में एक आकृति लिए हुए है, एक आकार है उसका, एक निश्चित ऊंचाई में उसे बनाया गया, उसकी चौड़ाई बनाई गई है, वो अपने आप में रूप लिए हुए है। अगर वर्ण की बात करें, जिसे हम रंग की बात करें, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में लिए हुए। अगर आपको लाल रंग का चाहिए, काला रंग का चाहिए, या अन्य जितने भी कलर हैं, तो अगर जो कलर का आपको चाहिए तो उसमें विराजमान रहता है। तो कला की आकृति को किसी निश्चित उद्देश्य से सुसज्जित या विकसित किया जा सकता है। देखिए, जब हम आर्ट फॉर्म को देखते हैं ना, तो उसके अंतर्गत हम किसी भी आकृति को या रूप को अपने आधार पर उसको विकसित कर सकते हैं, उसको क्रियान्वित कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर मुझे बोतल 1 लीटर की से ना बनाकर 4 लीटर की या 2 लीटर की बनानी, तो मैं उसको उस आधार पर दर्शाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब आम का दाना है या आम का जो दाना है, तो उस दाने को तो मुझे कितना बड़ा बनाना है, या उसमें कितना वर्ण का प्रयोग करना है, या उसे आधा कच्चा दिखाना है, आधा पक्का दिखाना है, या पूरी तरीके से पका हुआ दिखाना है, तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और यहां तक मैं जा कहूं, जो आकृति छोटा है या टेढ़ा है या चपटा है, तो वो आकृति आप पे निर्भर करती है किस प्रकार से। अब यहां पर देखेंगे, रूप का अगर वर्गीकरण, आकृति का अगर वर्गीकरण की अगर बात करें, तो यह साधारणतः 2 प्रकार से इसे क्या गया, विभक्त किया गया है। तो एक तो होता है नियमित, जिसे सहमति सम्मित कहा जाता है, और अनियमित असहमति, ये हैं 2। तो इससे पहले ये किस प्रकार से दिखाई देते हैं, थोड़ा उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, एक सहमति, एक असहमति, ये 2 आकृतियां। देखिए, कहीं ना कहीं ये जो है अपने आप में समांतर दिए हुए है, या एक आकृति समान रूप में ये दर्शाए। असहमति क्या होता है, जो एक ओर तो अपने आप को पूर्ण रूप से अपने आप को प्रदर्शित करता है, दूसरी ओर से कहीं ना कहीं अपने आप की जो क्षमता है या उसकी घनत्व है, कहीं ना कहीं उसको खोता है, अपनी आकृति को कहीं ना कहीं एक दूसरी ओर से वो खोना शुरू करता है। ठीक है, वो
क्या है, असमान हो जाता है। और समान जो पूर्ण रूप से समान दिखाई देता है तो वो दो भागों में से विभाजित कर दिया, चित्र के माध्यम से भी आपने देख लिया। ठीक है, अब मैं बात करूंगा, थोड़ा सा यहां बढ़ते हैं, सक्रिय और सहायक के रूप में जो हमने बात करी थी, तो इसको समझ लेते हैं। अब सक्रिय आकृति क्या है इसको देखें तो इसके अंदर क्या होता है, चित्र तल पर मुख्य भूमिका निभाने वाली आकृतियों को सक्रिय आकृति या मुख्य आकृति कहा जाता है। जब हम किसी दृष्टि पटल पर किसी आकृति को उकेरते हैं तो उस आकृति में जो रेखाएं, जो चित्र की जो रेखाएं हैं, उस बिंदु में या उस पेंटिंग में जो अपनी मुख्य भूमिका को निर्वाह करते हैं और आकृतियों को कहीं ना कहीं एक सजीव सक्रिय रूप देते हैं, या आकृति उसमें मुख्य रूप में मुख्य पृष्ठ पर वो अपने आप को प्रदर्शित करती है, तो ये क्या है, सक्रिय आकृति के रूप में या मुख्य आकृति के रूप में से कहा जाए। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेंटर, अगर हम कहें किसी पेंटिंग का पॉइंट ऑफ सेंटर की अगर बात करें तो वो इसको क्या कहा जाता है। अब हम सहायक आकृति की बात करें तो सहायक आकृति क्या होती है इसको भी देखिए। वे आकृतियां जो मुख्य आकृति के चारों ओर एकत्रित होकर मुख्य आकृति को बल प्रदान करती हैं, वह आकृति क्या होती है, सहायक आकृति। ठीक है, ये देखिए, अब इसमें एक शब्द आया था कि बल प्रदान करती हैं, तो उसमें क्या होता है, जब हम किसी प्रोटेक्ट या किसी लैंडस्केप को बनाते हैं तो जो मुख्य आकृतियां हैं, जो मान लीजिए किसी प्राकृतिक दृश्य को अगर हम चित्रांकन करें, उसमें जो पहाड़ हैं या उसमें झरना है, जो उसमें घर है, जो गांव दिखा रहे हैं, जो पेड़ पौधों को दृश्य, ये मुख्य आकृति हैं। अगर हम उसकी सहायक आकृतियों की अगर बात करें, जो उसको चारों ओर से घेरी हुई होती हैं, ठीक है, आकृति के चारों ओर से कहीं ना कहीं घेर कर एक एकत्रित हो जाती हैं, वो मुख्य आकृति को कहीं ना कहीं, जो मुख्य आकृति, अगर हम पेड़ पौधे झरने बना रहे तो उसमें कहीं ना कहीं अगर हम पक्षी दिखा रहे उड़ते हुए, तो अगर उस झरने में बहाव को निरंतर तौर पर दिखा रहे हैं, उसका उतार चढ़ाव अगर दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस आकृति को वो एक विशेष रूप से बल प्रदान करता है, और वो आकृति को क्या कहा जाता है, कहीं ना कहीं वो सहायक तौर पर या कहें सपोर्टिंग पिलर के रूप में वो कार्य करती हैं, कहीं ना कहीं उसको बैक साइड से उसको सपोर्ट मिलता है, तो कहीं ना कहीं आकृति में वो एक चार चांद लगाने का कार्य ये करती हैं, और आकृति जो होती है वो सजीव रूप में और भी आकर्षित और सजीव और स्वाभाविक और भावात्मक या कहें इस रूप में दिखाई देती है। अब बात करेंगे थोड़ा सा नीचे देखिए। अब मैं कहूं आपसे कि भैया अमानवीय और मानवीय अमानवीय भाव संतुलन की दृष्टि से रूप कितने भेद के होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो रूप आपके दो होते हैं, जो मैंने अभी आपकी समांकित और सममित आकृति जिसे हम कहते हैं, असमांकित और असममित आकृति जिसे हम बोल रहे हैं आपको, जो मैं यहाँ पर दिखा रहा था, तो इसको हम देखते हैं। अनियमित और अनियमित जिसकी हम बात करें, नियमित समित जिसे आकृति की दो वर्णों में हमने जिसे विभाजित किया है, समित अनियमित जो हम बात कर रहे हैं, और इसके संबंध में तो पहला की तरफ बढ़ रहे हैं। नियमित और सममित आकृति की अगर बात करें तो इसमें क्या, यदि किसी रूप को मध्य में रेखा द्वारा दो भागों में विभाजित किया जाए, ठीक है, किसी भी आकृति को उसके मध्य में दो भागों से उसको बराबर अगर विभाजित करते हैं, दोनों भाग एक दूसरे के विलोम आकृति वाले ही ऐसे रूप को नियमित रूप कहा जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं किस प्रकार से है। देखिए, ये कह रहा है 21वें नंबर का आपको मैं वो दिखाना चाहूंगा। देखिए, मैंने कहा कि नियमित आकृति, देखिए जैसे आप यहां पर एक फ्लावर देख पा रहे होगे, तो इस फ्लावर को हमने जो बीच से जो बराबर भागों से में जो इसको विभाजित किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये इस पेंटिंग का विलोम है, एक दूसरे के दृष्टि पटल पर समान रूप से कटा हुआ वो क्षेत्र। अगर मैं यहाँ पर इस तितली को भी बीचों बीच से अगर इसको पूरा करूं तो ये क्या है, समान आकृति लिए हुआ है, नियमित आकृति इसमें आती है। वहीं अगर यहाँ पर आप कहीं पर भी देख ले, अगर मैं इस सर्कल को भी अगर दो हिस्सों में काटूं, या फिर इस को भी, या फिर इस हार्ट को भी अगर हम काटें, तो क्या होता है,
कहीं ना कहीं ये दो समान आकृतियों में विभाजित हो जाए। अगर हम इस त्रिभुज या शंकु को भी काटे तो ये आप देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से ये अपने आप में कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लिए हुए रहती है, एक दूसरे के विलोम होते हैं। देखिए अगर हम एक दूसरे के पूरक अगर भाई अगर हम इसे तेरे से भी काटूं तो भी समान है, अगर हम इस माध्यम से भी इसे काटें तो ये भी आपके क्या समानांतर होती हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है इसको भी समझ लीजिए। मैंने कहा कि यदि किसी रूप को मध्य में रेखा के दो भागों में, जैसे मैंने आपको यहाँ पर हार्ड को भी काट के दिखाया, वो तमाम चीजें अगर विभाजित कर दें और दोनों भाग एक दूसरे के विलोम आकृतियां क्या करती बनाती डिक्टो आकृति, वो सेम टू सेम अगर हम कहें उसका प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब लिए हुए वो होती है। इसी को हम क्या कहेंगे, नियमित आकृति से कहा जाता है, सममित इसके रूप में हम जानते हैं। अब यहां पर जो परिभाषा यहां पर दी हुई है इसको भी थोड़ा देखिए। सममित आकृति की अगर बात करें, किसी वस्तु के मध्य से गुजरने वाली अनुभूत रेखाओं द्वारा वस्तु को दो बराबर भागों में अलग करती हैं, तो वो ऐसी आकृति समकृत आकृति होती है, समानांतर आकृति अगर कह सकते हैं, नियमित आकृति के रूप में होती है। अब वहीं अगर असममित आकृति की बात करें, असमान अनियमित की बात करें, तो किसी वस्तु के मध्य से गुजरने वाली, अगर हम किसी वस्तु, कोई वस्तु है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अगर उसके मध्य से अगर हम किसी आकृति को या रेखा को गुजारें तो वो क्या भाव अनुभूति करता है वो देखिए। अगर अनुभूति रेखाएं वस्तु को दो बराबर भागों में नहीं काटती बल्कि नहीं बांटती तो उसे क्या करते हैं, असमानित आकृति के रूप में हम जानते हैं। अब कैसे, इसको भी थोड़ा देखिए किस प्रकार से, इसका चित्र भी हम देखते हैं, यहाँ पर भी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अनियमित आकृति की अगर हम बात करें तो ये क्या है, असमित आकृति हम जो बात करेंगे, असमित रूप में मध्य रेखा द्वारा विभाजित करने पर दो भाग में समानता नहीं होती। जैसे विषम, शंकु या त्रिभुज आदि ऐसे रूप ज्यादातर रुचि और सृजनात्मक वाले होते हैं। अब मैं इनको रूप को आपको दिखाता हूं किस प्रकार से ये होते हैं। आपने अभी जो ये मैंने दिखाया ये नियमित समान आकृति ये लिए हुए। अब देखिए अगर आप इसे काटें तो ये कहीं ना कहीं आकृति समान लिए नहीं होती हैं। अगर मैं इसे काटूं, देखिए अगर मैं इस शंकु को अगर काटूं तो आप देख रहे होगे इसका जो ये वाला पोर्शन कहीं ना कहीं बड़ा है, कहीं ना कहीं ये छोटा हो जाता है। अगर मैं इसको बराबर भागों में काटूं तो यहाँ पर आपका एक शंकु है जो एक बड़ा है एक छोटा है। तो अगर हम इस केतल को भी अगर हम काटें किसी को तो यहाँ पर देख रहे हो इसका पूरा ही डायरेक्शन चेंज होता है, तो एक दूसरे के समानुपाती नहीं है। ठीक है, इसीलिए असमान आकृति ये लिए हुए होती। अगर हम इसमें किसी को भी कट करें, अगर हम देखें अगर बीचों बीच से अगर हम इसे काटें तो ये देखिए क्या आकृतियां लिए होती हैं, तो कहीं ना कहीं डिफरेंट ये हो जाती हैं। तो असमान आकृतियां ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिए होती हैं। तो यही असमानित या अनियमित रूप ये लिए होती हैं, इसी को ही कहा जाता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको ये चैनल के द्वारा जो दी जा रही जो जानकारी अगर आप इसे संतुष्ट हैं तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये तो मैं थोड़ा फ्री होता हूँ तो बना देता हूँ। वैसे हमारी क्लासें नियमित रूप से 9 बजे से शाम को 9 बजे से चलती हैं, उसका कोई पीरियड नहीं है। 9 से 10 भी 10 11 12 बजे भी चल सकती। तो जो बच्चे नियमित क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो जो क्लासेस चलती हैं वो गूगल की मीट के माध्यम से चलती हैं, तो आप उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रूप के प्रभावों के बारे में बात करते हैं। तो किस प्रकार से ये प्रभाव लिए होती हैं इसको भी हम समझेंगे। अगर रूप का प्रभाव इनके जो दृष्टिगत और आकारगत भार के कारण होता है। अब दृष्टिगत किस प्रकार से वो है और वो किस प्रकार का आकार लिए होता है, वो भार लिए होता है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो कुछ निम्न प्रकार के होते हैं ये। ठीक है, अब उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं तो आकृतियों के प्रभाव और तत्वों की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, रेखा और रंगों द्वारा किसी निश्चित रूप का जब निर्माण करती हैं तो वही क्या होती हैं, आकृतियां होती है। एक सिंपल सी ये आपकी परिभाषा बन गई। और आकृतियों के मुख्य तत्व और उनके प्रभावों की अगर हम बात करें बच्चों तो वो क्या होते हैं, थोड़ा उसको भी स्पर्श कर दूं।
देखिए पहली होती है कटी फटी आकृतियां। अब कटी फटी आकृतियां किस प्रकार की होती हैं तो इसको थोड़ा समझें। ये जो कटी फटी आकृतियां होती है ये संघर्षपूर्ण आकृतियों को दर्शाती हैं। जहां पर संघर्ष होता है तो वहां पर कहीं ना कहीं इस प्रकार का भाव हमें देखने को मिलता है। कटी फटी आकृतियां यहाँ पर देखना, संघर्ष उसके अंतर्गत दर्शाया जाता है। अब टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां अगर हम बात करें, जो टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां होती हैं तो वो अनिश्चितता का भाव लिए होता है और अस्पष्टता और व्याकुलता इसमें दिखे। तो जब ये टेढ़ी मेढ़ी जो आकृतियां होती हैं वो किसी प्रकार से स्पर्शता उसमें दर्शाई नहीं जाती। वो क्या चीज को प्रदर्शित कर रही है, वो क्या करना चाह रही, तो उस आकृतियों का कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्रावधान हमें देखने को नहीं मिलता। यह कहे अनियमितता, उसमें कहीं एक समानता नहीं है। आगे जाके एक पैरेलल में चल रही है तो कुछ समय बाद वो उसी स्थान पर 2-3 बार अपनी आकृति चेंज कर देती है। तो कहीं ना कहीं व्याकुलता का भाव ये आकृतियां दर्शाती है। अब अंडाकार आकृति की अगर हम बात करें तो अंडाकार आकृति अपने आप में क्या है, ये लावण्यता, सृजनात्मकता और प्रसार भाव का ये मिश्रण है। ये चीजें ये लिए होते हैं। और वर्गाकार आकृति की बात करें तो अब भी आपको दिखाऊंगा वर्गाकार आकृति किस प्रकार से होती है। ये स्थिरता और दृढ़ता का भाव ये लिए हुआ है। अब वृत्ताकार आकृति की अगर हम बात करें तो वृत्ताकार ये क्या, पूर्णता और निरंतरता और गतिशील और आकर्षण का एक केंद्र। वृत्ताकार क्या होता है, ये कहीं आगे बढ़ने की हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा ये देता है। और निरंतरता अपने पथ, अपने मार्ग को प्रशस्त करने की ये सीख देता है। और पूर्णता अपने लक्ष्य को पूर्ण करने की कहीं ना कहीं हमें ये क्या देता है, प्रेरणा ये देता है। और आकर्षण, हम किसी चीज के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, वो क्या चीज है, आप अपने जो आपका जो ड्रीम है कहीं ना कहीं आप उससे आकर्षित होते हैं कि मुझे ये बनना है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, प्रयत्न या जतन करना शुरू करते हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंतर्गत जो बात कर रहा हूं दोबारा, ये 5 प्रकार के इसके भावों को हमने यहाँ पर दर्शाए हुए हैं। तो अगर मैं आकृति की बात करूं तो यहाँ पर शक्ति और एकाग्रता यहाँ पर देखने को, एकता यहाँ पर देखने को मिलती है। तब एकता जब देखने को मिलती है तो आयताकार क्या होता है, आयताकार को थोड़ा सा हम डिफाइन करेंगे। तो आयताकार कौन से, देखिए आप यहाँ पर चित्र पे देख पा रहे हो, आयत, एक आयत लिया हुआ है अपने आप में। तो ये जैसे अ ब स द यहाँ पर आप देख पा रहे होगे इस चित्र पे, तो ये आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब 23वें के अंतर्गत हम विलोम त्रिभुजाकार की बात करते हैं। तो विलोम त्रिभुजाकार किस प्रकार से होता है, इसको भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या ये लिए हुआ है। तो इसमें शाश्वतता होती है, कहीं ना कहीं सुरक्षा का भाव लिया होता है, कहीं विकास इसको अंतर्गत होता है, कहीं विकास की ये परिभाषा गढ़ती है। और विलोम त्रिभुजाकार क्या है, विलोम जिसमें लिप्तता होती है, अशांति का भाव ये दर्शाता है। और मैंने इसमें अंडाकार की हमने जो जिक्र करा था, अंडाकार क्या, लावण्य लिए होता है, सौंदर्य लिए होता है और नित्यात्मकता और सृजनात्मकता ये लिए होता है। कहीं ना कहीं ये भाव हमें कहीं नहीं दर्शाते। अगर हम वृत्ताकार की अगर बात करें, जिसे अ ब स द हमने जो कहा आकृति, तो ये तमाम चीजें मैं आपको यहाँ पर अभी दर्शाऊंगा। देखिए अगर मैं वृत्ताकार की बात करूँ, समानता, विशालता, पूर्ण आकर्षण की गति को ये लिए होता है। अब ये किस प्रकार से है, थोड़ा इसको यहाँ पर देखने का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यह है। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए हमने आकृति की बात करते, आयत की बात करी, वहीं त्रिभुज की बात करी, वहां शंकु की बात करें, तो कहीं ना कहीं अ द स ब जो हमने ये चर्चा करी, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में कोई ना कोई विशेष आकृति लिए हुए है। तो यही आपकी क्या है, रूप, जो रूप को अलग अलग रूपों में हमने जिसको ये देखा, तो कहीं ना कहीं ये रूप एक दूसरे से कनेक्टिविटी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया जो सम आकृति क्या होती है, नियमित आकृति क्या होती है, ये रूप या आकृतियाँ क्या चीज़ें लिए हुए तान। अगर उसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे, ठीक है, ये कितने आकृतियों में लिया, क्या सहायक आकृति होती है। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन पर अपना कमेंट करें, तो मैं उनसे पर्सनली उनका मैसेज का आंसर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।